माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं। रक्षाबंधन बीत चुका है और आज से फिर पुनः क्लास हम लोग ऑनलाइन पर जुड़े हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हेपेटाइटिस, यानी आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हेपेटाइटिस। जानेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है। तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है, हेपेटाइटिस जो बीमारी है एक प्रकार के लिवर से संबंधित होने वाली बीमारी है। यानी लिवर से संक्रमित, जब लिवर हम लोग को संक्रमित होता है तो उस अवस्था में हम लोग का हेपेटाइटिस होता है। यानी हेपेटाइटिस एक प्रकार का जो होता है लिवर में वायरस के द्वारा फैलने वाला संक्रमण होता है और ये दीर्घकालिक होता है। यानी दीर्घकालिक के मतलब बहुत दिनों तक ये बीमारी चलने वाला होता है, यानी बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। इस बीमारी को हम लोग कभी कभी यकृत शोथ, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर के भी नाम से जानते हैं। यानी कि लिवर में सूजन आ जाता है तो उस अवस्था को भी हम लोग हेपेटाइटिस के नाम से कभी कभी उसको जानते हैं। यानी लिवर में पर्दा और सूजन आ जाता है, यानी जलन होने लगता है, तो उस अवस्था को भी हेपेटाइटिस कहते हैं। यानी हेपेटाइटिस बीमारी क्या है, तो लिवर में संक्रमण की वजह से बीमारी फैलता है। और यदि हम लोग हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस टोटल जो हम लोग का होता है 6 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और ई और जी। इस तरह से टोटल हम लोग का हेपेटाइटिस की यदि बात करते हैं तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई और जी के रूप में इसको पाया जाता है। बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि सभी हेपेटाइटिस के बारे में, यानी सभी हेपेटाइटिस के बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि सभी हेपेटाइटिस के क्या क्या गुण होता है, कैसे लक्षण होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, इसका इलाज हम लोग कैसे करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो जानेंगे। तो और सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो होता है हेपेटाइटिस ए। जानेंगे हेपेटाइटिस ए क्या होता है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है ये हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से फैलता है। यानी हेपेटाइटिस ये जो होता है, ये बीमारी यदि फैलने की हम लोग बात करें तो हेपेटाइटिस ए वायरस यानी HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से फैलता है। और ये बीमारी जो फैलता है उसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। और इसको फैलाने वाला जो कारक होता है उस कारक का नाम है, यानी उस वायरस का नाम क्या है, तो हेपेटाइटिस ए, यानी हेपेटाइटिस ए वायरस है। और हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से हेपेटाइटिस ए फैलता है और इसको हेपेटाइटिस ए के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यदि इसको हम लोग बात करते हैं उद्भवन काल की, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो 10 से 50 दिन का होता है। यानी 10 दिन से लेकर 50 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यदि इसके फैक्टर की बात करें तो आपको बताया कि हेपेटाइटिस ए के वायरस की वजह से बीमारी फैलता है और यह जो होता है बड़ों की तुलना में बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। यानी हेपेटाइटिस ए बीमारी जो होता है ये बच्चे लोगों में ज्यादातर ये बीमारी पाया जाता है, क्योंकि एडल्ट में बहुत कम पाया जाता है, बच्चे लोगों में ज्यादा पाया जाता है। और ये लड़का और लड़की दोनों में होता है, यानी इसका होने के लिए कोई खास लड़का या लड़की नहीं है, ये दोनों में हो सकता है हेपेटाइटिस ए। यदि इसकी हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट की, यह रोग जो होता है ज्यादातर बारिश के दिनों में फैलता है। यानी जब भी बारिश का समय आता है तो उस दौरान हम लोग का पानी जो होता है वो संक्रमित हो जाता है, यानी पानी जो होता है वो दूषित हो जाता है और भोजन भी दूषित हम लोग करते हैं, तो उस अवस्था में बीमारी फैलता है। यानी मुख्य रूप से बीमारी जो होता है बारिश के दिनों में फैलता है और उन जगहों पर ज्यादा फैलता है जहां पर स्वच्छता नहीं होता है। यहाँ पर जहाँ पर साफ सफाई की कमी रहेगी उस जगह पर ये बीमारी ज्यादातर फैलता है। उसके बाद भीड़ वाले इलाके में, यानी ओवर क्राउडिंग, यानी जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा उस जगह पर इस तरह की बीमारी ज्यादा फैलने की संभावना बनी रहती है। इसके यदि हम लोग मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, यानी कैसे कैसे बीमारी फैलता है, ये मल मूत्रकीय मार्ग द्वारा फैलता है। यानी पैखाना के जो रास्ता होता है, जैसे साफ सफाई नहीं रहेगा तो उसके भी वजह से बीमारी फैल सकता है। उसके बाद आंतरीय, यानी आप दूषित जल और दूषित भोजन ग्रहण आप करेंगे तो आपका आंत जो होगा वो संक्रमित हो जाएगा और उसके वजह से बीमारी हो सकता है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी कि जब भी हम लोग को संबंध बनाना चाहिए, जब भी संभोग करना चाहिए तो उस दौरान हम लोग को स्वच्छता अपनाना चाहिए और सावधानी अपनाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग को 3 तरह से बीमारी फैलने के कारण बना रहता है। यानी इस बीमारी को फैलने का मुख्य जो कारण होता है, पहला होता है पैखाना के रास्ता ठीक नहीं रहेगा तो उस अवस्था में होगा। उसके बाद आंत्र, यानी हम लोग का आंत्र यदि हम लोग का इंस्टेंटाइन यदि हम लोग का संक्रमित होगा तो उस अवस्था में बीमारी हो सकता है। उसके बाद संभोग, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन के भी दौरान ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि इसको हम लोग चिन्ह एवं लक्षण की बात करते हैं, इस बीमारी का चिन्ह एवं लक्षण होता है, पहले बुखार आपको आएगा, ठीक है, बच्चा को बुखार आएगा, थकान होने लगेगा, सिर में दर्द होगा, जी मिचलाएगा, भूख में कमी आएगी, उल्टी होगा, पेशाब पीला होने लगेगा, पीलिया रोग यानी ज्वाइंटिस हो सकता है और पेट में दर्द। इस तरह से टोटल हम लोग का ये लक्षण हो सकता है। यानी सबसे पहले हम लोग को बुखार आएगा, थकान होगा, सिर दर्द होगा, जी मिचलाएगा, भूख में कमी आएगी, उल्टी आएगी, पेशाब में पीलापन आएगा, पीलिया रोग होगा और पेट में दर्द होगा। तो ये इस रोग को पहचानने का ये चिन्ह एवं लक्षण हो गया। यानी इस तरीका से हम लोग अपने इस रोग को हम लोग पहचान सकते हैं। यदि इसको हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं,
यानी किसी व्यक्ति को यदि किसी बच्चा को या किसी व्यक्ति को यदि हेपेटाइटिस ए हो गया है, आप कैसे पता लगाएंगे कि उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए हुआ है कि नहीं हुआ है? इसके लिए आप कौन कौन से जांच करेंगे? तो जांच करने के लिए सबसे पहले रोग का इतिहास का हम लोग पता लगाएंगे, यानी रोग क्यों हुआ है, किन कारणों से हुआ है, कितने दिन से हुआ है, इन सब चीजों को हम लोग पता लगाएंगे। उसके बाद शारीरिक परीक्षण करेंगे, यानी उसका फिजिकल टेस्ट करेंगे बच्चा का या व्यक्ति का, ठीक है। उसके बाद हम लोग एसजीओटी का हम लोग जांच करेंगे, एसजीपीटी का हम लोग जांच करेंगे, ईएसआर का जांच करेंगे और साल्ट का हम लोग जांच करेंगे। इस तरह से टोटल हम लोग डायग्नोस्टिक हम लोग उस व्यक्ति का करेंगे। यदि इसको मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, मैनेजमेंट के मतलब क्या होता है कि यदि किसी बच्चा को हो गया है तो उस दौरान आप कौन कौन से मैनेजमेंट करेंगे, यानी क्या क्या आप करेंगे जिससे कि बीमारी ठीक हो या इस तरह की बीमारी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करेंगे, यानी जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए हुआ रहेगा उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेट का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को दूसरे जगह पर हम लोग रखेंगे, यानी उस व्यक्ति को हम लोग किसी के संपर्क में नहीं आने देंगे, यानी विसंपर्कन कक्ष, यानी उस रोगी को हम लोग क्या करेंगे, दूरी पर हम लोग रखेंगे, यानी उसके संपर्क में किसी व्यक्ति को आने जाने नहीं देंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाला वासा न्यूनता वाला आहार देना चाहिए, यानी जब हम लोग उसको भोजन देंगे तो भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना है और वासा जो रहेगा उसको हम लोग कम करना है, तब जाके बीमारी को हम लोग ठीक कर पाएंगे। उसके बाद द्वितीयक संक्रमण से बचने के लिए हम लोग यानी इसका सेकेंडरी फेज उत्पन्न न हो, इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। उसके बाद स्टेरॉइड्स ड्रग्स हम लोग देंगे, एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे, आईवी फ्लूइड और विटामिन हम लोग पर्याप्त मात्रा में देते रहेंगे, संतुलित आहार हम लोग देंगे, पूर्णतः विश्राम करने के लिए, यानी रोगी को जो भी रोगी होगा उसको हम लोग पूर्णतः विश्राम करने के लिए कहेंगे, यानी अधिक से अधिक वो आराम करे, ठीक है। तो ये सारे चीज मैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट में आप इतना कर सकते हैं। यदि रोकथाम की बात करें, यानी बीमारी न फैले, अधिक से अधिक बीमारी न फैले, इसके लिए आप कौन कौन से रोकथाम करेंगे? इस बीमारी के रोकथाम के लिए संक्रमित होने के बाद इससे पहले हम लोग इम्यूनोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन, उसको हम लोग शरीर में इंजेक्शन के द्वारा यानी टीका के रूप में हम लोग को देते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हेपेटाइटिस ए नामक बीमारी जो होगा वो कम होने की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद संक्रमित रोगी को मुखरीय स्राव या मल सुरक्षित निष्कासन करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति को हेपेटाइटिस ए हुआ है तो उसका जो पैखाना, पेशाब या मुंह द्वारा थूकेगा या कुछ भी करेगा तो उसका सही जगह पर निस्तारण करेंगे। यदि सही तरीका से आप निस्तारण नहीं करेंगे, उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आएगा तो उसको भी संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद भोजन को सुरक्षित सेवन करेंगे, भोजन को हमेशा हम लोग सुरक्षित स्वच्छ भोजन हम लोग को और ताजा भोजन हम लोग को सेवन करना चाहिए। कटे हुए फल और बाहरी खाद्य पदार्थों से हम लोग को बचना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि फल को काट दिया जाता है और कुछ देर के बाद खाया जाता है, इससे क्या होता है कि अनेक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन फैलता है जो खाने के बाद हम लोग को संक्रमण फैला देता है लिवर में और अनेक प्रकार की इस तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। इसलिए हम लोग करना क्या है कि जब भी हम लोग को करना है तो कटे हुए फल उसी समय तुरंत खाना चाहिए या बाहरी पदार्थों को हम लोग कम खाने का कोशिश करना चाहिए। अंगुलियों या हाथों, जैसे कभी कभी कोई कोई व्यक्ति का आदत हो जाता है कि हाथ में कोई वस्तु लिया रहेगा तो बार बार मुंह में लगाएगा या हाथ को बार बार मुंह में करता रहेगा। इससे क्या होगा कि इससे हम लोग को संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी रहती है। तो इस तरह हम लोग को नहीं करना चाहिए, अपने हाथ में लिए हुए वस्तु को या उंगली को या अपने हाथ को बार बार मुंह में हम लोग को नहीं डालना चाहिए। इस तरह की आदत को हम लोग को छोड़ना चाहिए। दूषित एवं गंदे पानी से जो हम लोग सींचते हैं अपने बाग बगीचे को या सब्जी या फलों को, इस तरह से भी हम लोग को बचना चाहिए। इससे क्या होगा कि अनेक प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। ये रहा हम लोग का हेपेटाइटिस ए। यानी जाने के हेपेटाइटिस ए क्या होता है, तो आपको फिर से बता देते हैं कि हेपेटाइटिस ए जो होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से फैलता है। इसका चिन्ह एवं लक्षण ये होता है। मैनेजमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं आपको बता। अब हम लोग चलते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। यानी ये है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलता है। यानी इस बीमारी को फैलने के लिए क्या होता है, हेपेटाइटिस बी यानी HBV, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से बीमारी को फैलते हुए हम लोग जानते हैं। यानी बीमारी जो होता है ये हेपेटाइटिस बी की वजह से, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से बीमारी फैलता है। इसका खोज जो होता है 1965 ईस्वी में हुआ था। यानी हेपेटाइटिस बी का जो खोज हुआ था, इस रोग का जो खोज हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। उस वैज्ञानिक का नाम था ब्लूबर्ग। यानी ब्लूबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे वो जो 1965 ईस्वी में इसका खोज किया था। और यह जो होता है
यह यकृत यानी लीवर कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यानी हेपेटाइटिस बी जो होता है हम लोग का लीवर, ये लीवर के कोशिकाओं को प्रभावित करता है और ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलता है और इसको हम लोग सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। यानी हेपेटाइटिस बी को हम लोग सीरम हेपेटाइटिस भी हम लोग इसको हम लोग कहते हैं। यानी कहीं कहीं हेपेटाइटिस बी भी बोला जाता है, यह सीरम हेपेटाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और यदि इसको हम लोग बात करें तो डेन पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कभी इसका 3 गो नाम है, हेपेटाइटिस बी भी आप कह सकते हैं, सीरम हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं, यानी डेन पैरेटिकल जो होता है वो भी आप इसको कह सकते हैं। यदि इसको हम लोग बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलता है और इसका कारक की यदि हम लोग बात करें तो आपको बता दिए। और इसका उद्भवन काल यदि हम लोग बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड का, ये 30 से 180 दिन का होता है। यानी 1 महीना से लेकर लगभग आपको 1 महीना से लेकर लगभग 1.5 साल तक होता है। यानी कहने का मतलब कि 1 महीना यानी 30 दिन से लेकर 180 दिन का लगभग इसको हम लोग माना जाता है। और इसका जो जनपादिक कारक की हम लोग बात करें ये फैक्टर के, तो आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलता है और इसका मानव में जो फैलने का कारण होता है, यानी बीमारी क्यों फैलता है, तो व्यक्ति स्वयं होता है। यानी यह जो होता है हम लोग का रक्त योनि और रक्त योनि यानी महिलाओं में ज्यादातर ये रक्त से जो योनि से ब्लड निकलता है और वीर्य में यदि कोई माने संक्रमण रहेगा तो उस अवस्था में बीमारी फैलता है। और इसको यदि हम लोग बात करते हैं कैसे कैसे फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये बीमारी किस लिए माने क्यों फैलता है, किस रूप में फैलता है। ये पहले आंतरीय यानी आंत में किसी प्रकार का संक्रमण रहेगा तो फैलेगा। प्रसव कालीन, जब भी प्रसव होता है तो उस दौरान यदि स्वच्छता नहीं अपनाया जाएगा यानी स्वच्छता नहीं अपनाया जाएगा तो उस स्थिति में हेपेटाइटिस बी नामक बीमारी ये होता है प्रसव के दौरान। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी संभोग के दौरान हम लोग स्वच्छता नहीं अपनाएंगे, अपने आप को माने सावधानी नहीं रखेंगे तो उस दौरान भी बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती है। यदि इसको हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम में इस बीमारी में हम लोग को देखने को मिलता है कि मध्यम बुखार यानी मॉडरेट फीवर रहेगा। उसके बाद सिर दर्द हेडक रहेगा, अरुचि एनोरेक्सिया यानी अरुचि यानी खाने पीने में मन नहीं लगेगा या कहीं पर मन नहीं लगेगा बैठने में। पेट के ऊपरी भाग में दर्द होगा, ज्वाइंटिस होगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, त्वचा पर चकत्ते निकल सकते हैं, हम लोग का यूरिक एसिड जो होगा वो बढ़ जाएगा, हृदय के पेशियों में सूजन आ जाएगा और फेफड़े में पानी भर जाएगा यानी तरल भर जाएगा। ये सारे जो लक्षण है ये हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस बी के ये सारे लक्षण है। यानी इन सब लक्षणों के आधार पर हम लोग हेपेटाइटिस बी को हम लोग पहचान सकते हैं। यदि इसको हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के में वही करेंगे कि रोग का पहले इतिहास जानेंगे कि रोग क्यों हुआ है, कब से हुआ है। उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट करेंगे, इसमें WBC काउंट करेंगे यानी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड जो सेल होता है यानी श्वेत रक्त कणिका जो होता है WBC का काउंट करेंगे। उसके बाद SGPT जांच करेंगे, हीमोग्लोबिन को जांच करेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग जांच करेंगे। यदि इसको रोकथाम की बात करते हैं यानी बीमारी न फैले, हेपेटाइटिस बी न फैले, इसके लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे, तो सबसे पहले ये करेंगे संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीका लगाएंगे। यानी हेपेटाइटिस बी का टीका आता है, जैसे आप लोग को बताया गया टीकाकरण के दौरान, तो हेपेटाइटिस बी का टीका जो होता है हम लोग को समय समय पर लगाना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल सावधानियों को यानी जो भी हम लोग को सावधानियां बरतनी चाहिए उस चीज को हम लोग को बरतते रहना चाहिए। नीडल, डिस्पोजल, सिरिंज के निस्तारण हम लोग को सावधानी से करना चाहिए, जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए, इससे अनेक प्रकार के संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है। इसका द्वितीयक संक्रमण न फैले यानी इसका सेकेंडरी रूप न बढ़े, इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग को आहारीय आवश्यकता को पूर्ति के लिए 10% हम लोग ग्लूकोज जो होता है आईवी मार्ग से देना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को यदि हो गया है तो उसका 10% जो ग्लूकोज होता है उसको हम लोग नस के द्वारा यानी पानी के द्वारा हम लोग को चढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए यानी ब्लड इसको देना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग करना चाहिए। सेक्सुअल कांटेक्ट में स्वच्छता का पालन करना चाहिए। जब भी आप संभोग करते हैं, जब भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, स्वच्छता अपनानी चाहिए। उसके बाद हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन का जो इंजेक्शन आता है इसको लगवाते रहना चाहिए। बिस्तर पर अधिक से अधिक हम लोग को आराम करने का सलाह देना चाहिए। तो ये हुआ कि किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो जाएगा तो आप क्या क्या करेंगे। अब हम लोग चलते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में, जानेंगे कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है। यानी हेपेटाइटिस सी के बारे में हम जानते हैं। और हेपेटाइटिस सी जो होता है,
हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से बीमारी फैलता है, यानी हेपेटाइटिस सी को फैलाने के लिए हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है उसी की वजह से फैलता है। और इसको हम लोग नॉन ए नॉन बी वायरस के भी नाम से जानते हैं, यानी नॉन ए नॉन बी, यानी नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस के भी नाम से जानते हैं। कहने का मतलब इसको क्यों कहा जाता है, तो हेपेटाइटिस सी जो होता है न इसका लक्षण मिलता है न इसका लक्षण मिलता है। तो पहले हम लोग क्या बोलते थे, पहले इसको हेपेटाइटिस सी नहीं कहते थे। शुरुआत में जब ये बीमारी आया तो उस दौरान हम लोग हेपेटाइटिस सी नहीं बोला गया, उसको बोल दिया गया कि हेपेटाइटिस नॉन ए नॉन बी, यानी कि न ए का है और न बी का है, ये अलग बीमारी होता है। और इसको हम लोग, यह जो बीमारी होता है लक्षण विहीन होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग का लक्षण दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। इसीलिए इसको नॉन ए नॉन बी बोला जाता है, ना ए वाला लक्षण दिखाई देता है ना बी वाला लक्षण दिखाई देता है, लक्षण विहीन होता है। और यह जो बीमारी होता है कई रोगियों में क्रोनिक हेपेटाइटिस विथ जॉइंडिस, यानी इसमें पीलिया रोग और हेपेटाइटिस सी दोनों एक साथ हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग सिरोसिस ऑफ लिवर के भी नाम से जानते हैं, यानी यकृत में कैंसर, यानी हेपेटाइटिस सी को हम लोग यकृत में यानी लिवर में कैंसर के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। यदि इसको आपको बताया कि आपको इसके फैक्टर की यदि हम लोग बात करते हैं तो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से फैलता है। इसका उद्भवन काल की यदि आप बात करते हैं तो 6 से 7 सप्ताह का होता है, यानी 6 से लेकर 7 सप्ताह का होता है। संचरण मार्ग यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की आप लोग बात करते हैं तो संक्रमित रक्त होता है या रक्त उत्पादन होता है, यानी संक्रमित ब्लड, यानी ब्लड यदि संक्रमित रहेगा तो उस अवस्था में बीमारी हो सकता है। उसके बाद सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के वजह से भी फैलता है, यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में यदि आप स्वच्छता और सावधानी नहीं अपनाएंगे तो उस अवस्था में बीमारी होगा। उसके बाद जब प्रसव होता है, यानी महिला को जब प्रसव होता है, डिलीवरी जब होता है तो उस दौरान भी यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो इस तरह की बीमारी यानी हेपेटाइटिस सी जैसे बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को हेपेटाइटिस सी से बचाव के लिए टीका लगाएंगे, यानी हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए हम लोग हेपेटाइटिस वाला टीका लगाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सावधानी को हम लोग बरतेंगे, जो भी हम लोग को सावधानियां होती है उसको बरतेंगे। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को हम लोग स्वच्छता पूर्वक और सावधानी पूर्वक हम लोग अंजाम देंगे। निडल डिस्पोजल सिरिंज का निस्तारण हम लोग सावधानी से करेंगे। संतुलित आहार हम लोग लेते रहेंगे। उसके बाद आईवी फ्लूइड, विटामिन, उपयुक्त द्रव इत्यादि हम लोग को लेते रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन जो सुई आता है उसको लेना चाहिए। रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, यानी जब भी आप ब्लड किसी को देते हैं या लेते हैं तो उस दौरान हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए। ज्यादातर ये प्रभावी होता है क्योंकि अधिकतम हेपेटाइटिस सी जो होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये बीमारी होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग को ब्लड लेना और देना होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, तो उस दौरान हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद होता है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी जो होता है क्या होता है जानेंगे। हेपेटाइटिस डी जो होता है इसको हम लोग डेल्टा हेपेटाइटिस के भी नाम से जानते हैं, यानी हेपेटाइटिस डी को हम लोग डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। और यह जो होता है हेपेटाइटिस बी की तरह ही फैलता है, यानी हेपेटाइटिस डी जो होता है वो बी के ही तरह ही बीमारी फैलता है और इसके लक्षण जो होता है गंभीर किस्म का होता है। और हेपेटाइटिस बी से ग्रसित जो होता है व्यक्ति जो होता है, यानी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित जो व्यक्ति विहीन होता है, कोई को लक्षण इसमें नहीं मिलता है, तो सारा लक्षण विटामिन हेपेटाइटिस डी में मिलता है। इसको हम लोग क्रोनिक लिवर डिजीज के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग सिरोसिस के भी नाम से जानते हैं। कहने का मतलब होता है कि इस बीमारी को हेपेटाइटिस डी को हम लोग डेल्टा हेपेटाइटिस कहते हैं, या क्रोनिक लिवर डिजीज कहते हैं, या इसको सिरोसिस के भी नाम से इस बीमारी को हम लोग जानते हैं। यदि इसको हम लोग बात करते हैं तो हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से बीमारी फैलता है और ये 2 से 12 सप्ताह इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड की यदि हम लोग बात करते हैं तो 2 से 12 वीक का होता है। उसके बाद ये बीमारी फैलने का कारण क्या क्या हो सकता है, ये बीमारी फैलने का कारण जो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की यदि हम लोग बात करें तो इसमें यही होगा आंत्रीय, यानी आंत्र का संक्रमण यदि होगा तो बीमारी फैलेगा। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, संभोग के दौरान यदि असावधानियां रहेगी तो बीमारी हो सकता है। उसके बाद प्रसव के दौरान यदि सावधानियां आप नहीं बरतेंगे तो उस दौरान हेपेटाइटिस डी जैसे बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और हेपेटाइटिस डी से बचाव के लिए हम लोग को हेपेटाइटिस बी वाला सारे उपाय अपनाना चाहिए, यानी हेपेटाइटिस डी से हम लोग को बचने के लिए जो भी आपको हेपेटाइटिस बी में बताए हैं कि कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारे सावधानियां आपको हेपेटाइटिस डी के लिए भी बचने के लिए अपनाना है। उसके बाद हम लोग हेपेटाइटिस ई की बात करेंगे, जानेंगे हेपेटाइटिस ई क्या होता है। हेपेटाइटिस ई जो होता है
यह संक्रमित पानी के माध्यम से फैलता है, यानी पानी के वजह से बीमारी ज्यादातर फैलता है। यानी पानी यदि संक्रमित रहेगा तो उस दौरान हम लोग का हेपेटाइटिस ई नामक बीमारी जो होता है, यह जो होता है अब विकसित देशों में या विकासशील देशों में ज्यादातर बीमारी फैलता है। यानी जिन देशों में विकसित देश यानी डेवलप देश नहीं रहेगा तो उस अवस्था में बीमारी उस देश में ज्यादा फैलता है। और यह जो बीमारी होता है हेपेटाइटिस ए की तरह ही फैलता है। यानी जिस तरह से हेपेटाइटिस ए फैलता है उसी तरह से हेपेटाइटिस ई फैलता है। यानी दोनों का फैलने का जो सिस्टम है वो एक जैसा होता है। और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से ये बीमारी फैलता है। हेपेटाइटिस ई का जब हम लोग बात करें तो हेपेटाइटिस ई का खोज जो हुआ था वो लगभग आपको 1980 ईस्वी में, यानी 1980 ईस्वी में ये बीमारी का खोज किया गया था और वाटर बर्न डिजीज के नाम से इसको जाना गया था। यानी बीमारी से फैलने वाले बीमारी के नाम पानी की वजह से फैलने वाली बीमारी के नाम से इसको जाना गया और हेपेटाइटिस ई इसका नाम रखा गया था। और ये 1980 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और बीमारी को फैलने का जो मुख्य कारण होता है हेपेटाइटिस ई वायरस होता है। और यदि इसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको पैखाना के रास्ता में यदि स्वच्छता नहीं अपनाएंगे या पैखाना के इति होगा तो उस दौरान ये बीमारी फैलता है। उसके बाद प्रसव के दौरान यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो उस दौरान ये बीमारी हो सकता है। उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिशन के भी दौरान इस तरह की बीमारी होती है। तो इस तरह से हम लोग बताए। उसके बाद हेपेटाइटिस ई से बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि जो भी हेपेटाइटिस ए में आपको उपाय बताया गया है तो हेपेटाइटिस ए वाला ही उपाय आपको हेपेटाइटिस ई से बचने के लिए करना है। और एक लास्ट जो होता है हेपेटाइटिस जी। और हेपेटाइटिस जी जो होता है वो क्या होता है, हेपेटाइटिस जी का खोज जो होता है हेपेटाइटिस जी का खोज जो होता है 1996 ईस्वी में हुआ था। यानी 1996 ईस्वी में हेपेटाइटिस जी का खोज किया गया था। और यह बीमारी जो होता है हेपेटाइटिस जी वायरस की वजह से होता है। और इतना ही। तो इस तरह से हम बताएं आपको कि टोटल जो वायरस की यदि हम लोग बात करें तो हेपेटाइटिस की यदि हम लोग बात करते हैं तो हेपेटाइटिस टोटल 6 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी। इस तरह से टोटल हेपेटाइटिस हम लोग का होता है। यदि इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की समस्या या कुछ हुआ होगा तो आप जरूर हमको कमेंट में बताइएगा। आगे से हम लोग वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप फेसबुक पेज से हमको देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में।